Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. And what about you? How about you? I am also fine, बेटा। चलिए आज के सेशन में चैप्टर फर्स्ट से जो हम लोगों ने पढ़ा था, प्रश्नोत्तर डिस्कस हुआ था ना उस दिन, Yes, प्रश्नोत्तर। ma'am. तो आज हमें बातें भाषा पे डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए हम बुक शेयर कर रही हैं, आप लोग ध्यान देंगे। बेटा बुक दिखी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कलम की सवारी हो चुका है, पढ़ते पढ़ते वाला भी हो गया था ना। Yes, ma'am. अब बातें भाषा की। देखिए बेटा, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह समाज में रहता है। उसकी सारी आवश्यकताएं जो है समाज में ही पूरा होती है, तो उसे एक दूसरे पे आश्रित रहना पड़ता है। हम आप चाहे जो हो, ये नहीं कि कोई अपने आप में पूर्ण है, किसी न किसी चीज के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहता है। तो इसलिए अपने विचारों को बोलकर या फिर लिखकर एक दूसरे से, अगर नजदीक है तो हम बोलकर अपने विचारों को आपस में शेयर करते हैं, अगर दूर है तो उसी चीज को हम लिखकर भेजते हैं। तो इसलिए इसके लिए जो हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, तो विचारों का आदान प्रदान चाहे बोलकर हो चाहे लिखकर हो, तो इसके आदान प्रदान के लिए भी भाषा की जरूरत होती है। तो भाषा वह साधन है या माध्यम है जो मनुष्य को एक दूसरे के निकट लाती है या आपस में जोड़ने का काम करती है। अगर भाषा न होता तो हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो जो हम भाषा को व्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे से आपस में जो जोड़ रहे हैं, ये भाषा की ही देन है। इसलिए आज के चैप्टर में हम भाषा से संबंधित पढ़ेंगे कि भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। तो भाषा का अर्थ, परिभाषा, बोली, लिपि, ये तो आप लोग पिछले कई सालों से पढ़ते आए हो, इसके बारे में आप लोग जान भी रहे हो। भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है, पता है प्रशांत? हाँ, लिपि किसे कहते हैं बेटा? पिछले कई सालों से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, कोई बताए? आकृति, लिपि किसे कहते हैं? जब हम बड़ी चीज पढ़ने चलेंगे तो हमें छोटी चीज के भी बारे में तो जानना चाहिए। पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया, अब हम आगे पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम पूछेंगे पिछले क्लास में पढ़ाया गया तो आपको बताना तो चाहिए कि देखते थे कितना याद है आप लोगों को। मुस्कान, भाषा का क्या अर्थ होता है? मैम, भाषा वह रूप होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। प्रशांत, बोली क्या होती है? प्राची, बोली क्या होगी बेटा? बोली किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। हाँ, चलिए लिप किसे कहते हैं? अभिषेक पांडे, लिप क्या है? भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसे लिप कहते हैं। हिंदी भाषा की लिप क्या है बेटा, कोई बताए? Ma'am, देवनागरी. अच्छा, चलिए व्याकरण क्या है? अभिषेक यादव, व्याकरण किसे कहते हैं? मैम, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपने वाक्यों, शब्दों को शुद्ध रूप से लिखते हैं। हमने जो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखलाता है। तो चलिए ये सब चीज आप लोग जान ही रहे हैं। अब आगे आपको पढ़ना है भाषा की विशेषताएं। भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है
कि भाषा का निर्माण सार्थक शब्दों से होता है। वाक्य शब्दों तथा पद बंधों से बनते हैं। शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा का आधार ध्वनि है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ गया, भाषा का निर्माण सार्थक वाक्यों से होता है। अब आप लोग बताइए सार्थक क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, शब्द के दो भेद किए गए हैं। किसी को याद है? यस मैम। बताइए बेटा। मैम सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। तो भाषा निरर्थक शब्दों का, भाषा में हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। भाषा की जो विशेषताएं होती हैं, जो भाषा हम लिखते हैं, उसमें हम सार्थक, क्योंकि हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना, निरर्थक व्याकरण के अंतर्गत हमें निरर्थक शब्दों का कोई मायने नहीं रखता है। इसे बोलचाल में बहुत सारे शब्द हैं निरर्थक शब्द को जो लोग बोलते हैं, लेकिन जहाँ हम व्याकरण पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ निरर्थक शब्दों को हम किनारे कर देते हैं। हम केवल सार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सार्थक शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य शब्दों के पदबंधों से बनते हैं, शब्दों के व्यवस्थित क्रम से। वाक्य ऐसे नहीं कि आपका शब्दों का क्रम अव्यवस्थित है, क्योंकि जब आपने व्याकरण की परिभाषा बताया, शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना सिखला रहा है, तो हमें जब शुद्ध सिखला रहा है तो व्यवस्थित क्रम में जब हम कोई चीज करेंगे तभी हमारा वो शुद्ध होगा। तो शुद्ध पदबंध यानी जो शब्द को सही तरीके से सही जगह पे रख के ही हम वाक्य का निर्माण करते हैं। और शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है, यानी सबसे छोटी इकाई इसमें क्या होती है? ध्वनि होती है, वर्ड, है ना? यस मैम। वर्ड से शब्द बनी, शब्द से वाक्य बने। लेकिन सार्थक वर्डों का व्यवस्थित क्रम हो, जो सार्थक क्रम होता है उसी से शब्द बनता है। शब्दों का जो सार्थक क्रम होगा उसी से वाक्य बनेगा। तो अतः कहा जा सकता है कि भाषा का आधार ध्वनि है। दूसरी विशेषता क्या है? भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। एक कहावत भी कहा गया है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। वाणी का मतलब क्या होता है? बाड़ी यानी बोली। देखिए 4 कोस हम मान लेते हैं, आप यहाँ से मखौड़ा उखड़ा का क्षेत्र ये हमारे 4 कोस में आ जाता है। इतनी ही दूर के आगे हम जाएंगे तो हमें पानी में कुछ न कुछ अंतर आएगा। भूमिगत जो जल है उसमें उसकी मतलब उसमें कुछ न कुछ अंतर होता है हर 4 कोस के बाद, कहा गया है ऐसा। तो ठीक इसी तरह से अगर हम 8 कोस के बाहर जा रहे हैं अपने क्षेत्र के, तो वहां पर जो है वहां की बोली में भी कुछ न कुछ अंतर होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि भाषा की सीमा भौगोलिक सीमा होती है, यानी 8 कोस के बाद भाषा में भले ही हमारी भाषा अवधि है, लेकिन वहां पर अगर हम 8 कोस के आगे जा रहे हैं तो वहां पर थोड़ी बहुत कुछ न कुछ अंतर हमें दिखेगी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वहां के जो अपने अपने क्षेत्र की कुछ न कुछ शब्द होते हैं जो उनकी भाषा में सम्मिलित हो जाते हैं, इसी से भाषा में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तीसरी विशेषता भाषा की है, भाषा व्यवहार द्वारा सीखी जाती है। एक छोटा बच्चा अपने परिवार के लोगों को भाषिक ध्वनियों का प्रयोग करते सुनता है तो वह भी उसका अनुकरण करता है और भाषा के उच्चारण में समर्थ बनता है। देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी कोई भाषा नहीं होती है। अगर उसके पेरेंट्स जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों के साथ, धीरे धीरे करके बच्चा वही भाषा सीखेगा। अगर हम देहात में लोग हैं तो अपने बोलचाल की भाषा में देहाती भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चा वही चीज सीखता है, क्योंकि माँ बाप और घर के परिवार की उसी भाषा को सुन रहा है इसलिए वो सीख रहा है। लेकिन वही परिवार गांव से जब शहर में जो परिवार रह रहे हैं, हमारे ही आपके घर के परिवार शहर में रहते हैं, तो बच्चों को शुद्ध हिंदी बोलना शुरू से ही, आपस में बातचीत भी करते हैं
और फिर बच्चों को से भी उसी शब्द में बात करते हैं, तो बच्चे वहां शुरू से ही शुद्ध हिंदी बोलना सीख जाते हैं। अगर वही बच्चा किसी अंग्रेजी बोलने वाले दंपत के पास होता है तो अंग्रेजी सीखता है। वही बच्चा बंगाल में है या नेपाल में है, यानी जो भी क्षेत्र का बच्चा है वो अपनी भाषा को, अपने पेरेंट्स की भाषा को सीखता है। तो हम पैदा होने के बाद ही भाषा सीखते हैं। ये भाषा हमारी जो है पैतृक जो है नहीं है, इसको हम जब पैदा होने के बाद ही अपने पेरेंट्स से सीखते हैं और फिर उस भाषा का उच्चारण में हम समर्थ बनते हैं, क्योंकि दूसरी भाषा में सीखना पड़ता है ना। लेकिन जब जो हम जन्म से के समय अपने माता पिता द्वारा जो भाषा सीख लेते हैं उसे भी सीखना नहीं है, वो तो हमें स्वतः ही मिल गया। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तब वहाँ हम अंग्रेजी सीख रहे हैं या फिर संस्कृत सीख रहे हैं, या हमें अर्जित करना पड़ता है, ये हमारी अर्जित की हुई भाषा होती है। अगला देखिए, चौथा विशेषता क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। उसमें समयानुसार नवीन शब्दावली जुड़ती रहती है। वर्तमान समय में हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं की शब्दावलियों का मिश्रण हो रहा है। तो परिवर्तनशील यानी परिवर्तनशील का मतलब होता है बदलने वाली होती है। समय अनुसार भाषा में नए शब्द जुड़ जाते हैं। अगर हम जिस भाषा को बोलने वाले के संपर्क में अगर हम ज्यादा रह रहे हैं तो उस भाषा का प्रभाव हमारी भाषा पे जरूर आएगा। हमारी हिंदी भाषा में तमाम शब्द क्यों जुड़े? क्योंकि अंग्रेजों से पहले यूनानी भी आए थे ना, सिकंदर, सेल्यूकस, ये सब यूनानी। तो सिकंदर कितना दिन तक हमारे देश में रहा है, तो यूनानी भाषा का प्रभाव पड़ा। फिर अरब से यहाँ देखिए बाबर आए हैं, तैमूर लंग आए हैं, फिर मोहम्मद गोरी, ये सब तो विदेशी तो थे। यमन जिसको हम कहते हैं मुस्लिम, वो लोग आए, तो उन लोगों की उर्दू और अरबी भाषा का प्रभाव हमारी भाषा में आ गया। इसलिए हिंदी भाषा में बहुत सारे जो शब्द हम बोलते हैं उसका हमें हिंदी का अर्थ नहीं पता होता, क्योंकि वो हिंदी बन गया। वही उर्दू, फारसी, फ्रेंच के शब्द हिंदी भाषा में जुड़कर हिंदी भाषा के शब्द बन गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। आप लोगों ने भाषा में पढ़ा भी होगा, विदेशी शब्दों में बहुत सारे शब्द हैं। यस मैम। जो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं। चलिए अब हम आते हैं भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं सबको पता है? क्यों अनुभव? भाषा के कितने रूप हैं बेटा? मैम मौखिक और लिखित। हाँ, दो मुख्य माने गए हैं जिनको मान्यता प्रदान की गई है ना। तो पहला है मौखिक। क्या? मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहते हैं, जो कहा सुना जाता है आपस में। इसके अंतर्गत क्या आता है? कविता अथवा गाना सुनाना, कहानी सुनाना, समाचार सुनाना, आपस में वार्तालाप करना, भाषण देना, अपने विचारों को व्यक्त करना, ये सब क्या है? मौखिक या कथित भाषा है। दूसरा है भाषा का रूप लिखित। लिखित भाषा में जो हमारे साहित्य लिखी गई है वो सारे साहित्य हैं। इसके बाद पत्र जो लिखते हैं, फिर ईमेल, हम मोबाइल से ईमेल लिख रहे हैं, हम मैसेज डाल रहे हैं, वो भी लिखित भाषा हो गई। समाचार पत्र को हम लिख रहे हैं, अगर हम लिखने वाला काम हम कर रहे हैं तो ये सब लिखित भाषा के विभिन्न रूप हैं। अब हम आते हैं भाषा और साहित्य। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लिखित भाषा के संक्षिप्त ज्ञान को उसको साहित्य कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? जो हमारी लिखित भाषा होती है, उस लिखित भाषा में जो हम अपने ज्ञान को संचित करते हैं, लिखते हैं, उसी को हम साहित्य कहते हैं। अपने ज्ञान को लिखे, कबीरदास जी ने कवि ग्रंथावली लिखा, सूरदास ने
सुरसागर लिखा, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो उसमें क्या लिखा उन्होंने? अपने ज्ञान को तो संचित किया है, तो अपने ज्ञान को संचित कर दिया तो ही साहित्य हो गया, जिसको हम कहते हैं आजकल भक्त काल की साहित्य है। ये साहित्य किसको कहते हैं? उन्हीं किताबों को जिसको कवियों ने लिख कर रखा है, वही हमारी साहित्य है। साहित्य क्या है? लिखित भाषा का संचित ज्ञान कोश है, जो हमारे मन के जो विचार थे उसको हमने लिखकर आने वाली पीढ़ी के लिए संचित कर दिया, इकट्ठा कर दिया, वही साहित्य बन गया। अब देखिए, साहित्य दो प्रकार के होते हैं, आप लोग अपने किताबों में पढ़ते होंगे। जो कविता है उसको हम गद्य कहते हैं, जो पद कहते हैं, जो हम कहानी, निबंध, आत्मकथा, नाटक आदि कई पार्ट में बटे होते हैं ना, पढ़ते हैं, तो ये हमारी क्या होती है? गद्य साहित्य होती है। तो गद्य साहित्य क्या होता है? इसमें साहित्यकार यानी जो लेखक होता है, गद्य में हम साहित्यकार को लेखक बोलते हैं। तो लेखक द्वारा साधारण बोलचाल की भाषा में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है। इसके अंतर्गत पत्र, निबंध, कहानी, नाटक, जीवनी, आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है। यहाँ नहीं लिखा गया है, मतलब हम बता रहे थे, नहीं तो आप लोग सोचिएगा मैम कहाँ से बोल रही हूँ। आप लोग जब आगे वाले क्लासों में जाओगे तो विस्तारित रूप से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपका गद्य साहित्य में आता है। पद्य साहित्य में क्या होगा? देखिए, इसमें साहित्यकार यानी कवि के द्वारा तुकबंदी, कविता तुकबंदी और लययुक्त होती है। तो तुकबंदी अथवा लययुक्त भाषा में अपने विचारों को लेखनीबद्ध किया जाता है। इसमें कविता, दोहे, पद, छंद आदि आते हैं। जैसे सूरदास ने पद लिखा है, तुलसीदास ने पद लिखा है, और आज के जो आधुनिक कवि हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, या फिर सुमंदर सिंह सुमन है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, आप जिसकी कविता पढ़ रहे हो, ये सब कविता पाठ है। छंद, जो पुराने कवि थे हमारे आदिकाल के, वे अपनी रचना को छंदबद्ध लिखते थे। और छंद में भी तमाम प्रकार के हैं, ये सब आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे। अब आते हैं हम वर्ण। अब देखिए, फिर से छोटी इकाई पे हम आ गए हैं भाषा के। तो आप लोग शुरू से इसको पढ़ रहे हो कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो अब पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने स्वर भेद, व्यंजन भेद आदि पढ़े हैं, है ना। तो अब इसके बारे में जो अधिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त करें, और भी कुछ डिटेल में दिया जा रहा है। सबसे पहले आप बताएंगे थोड़ा, जो छोटी चीज आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितना आप लोगों को याद है। चलिए आकृति बताइए, वर्ड के कितने भेद किए गए हैं बेटा? क्योंकि जब हम छोटी चीज जानेंगे। हाँ बेटा बोलिए, बताइए। मैम तीन। कौन कौन से? मैम स्वर संध, व्यंजन संध, मैम विसर्ग संध। हम पूछ क्या रहे हैं? हमने पूछा, हमारा प्रश्न क्या था बेटा? हमने तो वर्ड के कितने भेद हैं, हमें संध के भेद नहीं पूछा था आपसे। हम यहाँ वर्ड पढ़ रहे हैं। सॉरी मैम। आप बताइए वर्ड के कितने भेद हैं? बताइए बेटा। अनुराग आप बताएंगे? अनुराग, देखिए सभी लोग वीडियो ऑन रखिए, वीडियो बंद करके यहाँ नहीं बैठना है। वर्ड के कितने भेद किए गए हैं? अनुराग, जब आप फर्स्ट क्लास में पढ़ने चले थे तभी से क्या यूकेजी से ही आपको बताया गया है ये चीजें?
ऐसे पढ़ाई करोगे तो कैसे आगे वाली चीज याद रहेगी, छोटी चीज आप भूल जाओगे। प्रशांत आप बताइए, वर्ड के कितने भेद किए गए हैं? स्वर और व्यंजन। हाँ, स्वर और व्यंजन, मुख्य तो स्वर और व्यंजन है। इसके बाद डिटेल में स्वर के भी भेद हैं, व्यंजन के भी अलग भेद हैं, है ना? तो इसको भी तो जानना चाहिए, आप लोगों को भूलना चाहिए। देखिए बड़े बड़े अब आप लोग आगे की पढ़ाई कर रहे हो, आप कंपटीशन में बैठोगे आप लोग आगे चलते, तो आप छोटी चीजों को भूल जाओगे तो फिर आप जान लीजिए कि सही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन में छोटी चीजें ही पूछी जाती हैं। इधर सोचो कि हाँ इसको यूपीजी पढ़े थे, फर्स्ट पढ़े थे, अब उसका हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो हमें जो सबसे छोटी इकाई होती है उससे लेकर हम तब बड़े तक पहुंचते हैं, तो हमें छोटी इकाई को भूलना नहीं है। अनुभव, स्वर के कितने भेद किए गए? मैम स्वर के 5 भेद। स्वर के 5 भेद किए गए हैं, कौन कौन से हैं? मैम 3। बताइए कौन है 3? मैम लघु स्वर, हर्ष स्वर, प्लुत स्वर। हाँ, लव यानी हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। वेरी गुड बेटा, आपको याद है। चलिए कोई व्यंजन का भी भेद बताएगा, किसी को याद है? यस मैम। यस मैम। हाँ बताइए मुस्कान बेटा। मैम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उसमें अंतस्थ और स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं ये भी पता है? देखिए डिटेल में आप लोग के पास जो बुक है पिछले ग्रामर की सारा है उसमें, तो आप लोग उसको याद रखिए बेटा, भूलिए मत। जो 5-5 अक्षर करके जो बने हुए हैं जोड़े, वर्ग का पहला अक्षर वर्ग का नाम, वो 25 की संख्या में स्पर्श व्यंजन उन्हीं को कहा गया है। ठीक है, हाँ चलिए एक बार आप लोग उसको ध्यान से पढ़ लेना। हाँ चलिए, अब यहाँ पर स्वर भेद व्यंजन भेद आज आप लोगों ने पढ़ा था। अब हमें, आप जब पढ़ रहे हो व्यंजन वर्ण में रा आता है, तो रा के कितने रूपों में प्रयोग किया जाता है? प्राची, रा का प्रयोग हम कितने रूपों में करते हैं? अभिषेक पांडे, रा का प्रयोग कितने रूपों में किया जाता है? मैम 4 प्रकार के। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है 4 प्रकार से कैसे पद प्रयोग किया गया है, देख रहे हो स्क्रीन पे सभी लोग। अब इतना सबको पता है कि जो व्यंजन वर्ण है उसमें स्वर छिपा होता आ, है ना? जब हम उसमें से स्वर निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? तो आधा रह जाता है। तो आधे अक्षर को हम आधा न लिखकर कैसे प्रयोग करते हैं? उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। अगर किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा होता है तो आप जानिए उसमें से स्वर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ र का प्रयोग रा, रस है, भारत है, अंदर है, बाहर, भीतर, ये सब रा का जो है एक तरह से प्रयोग किया गया है। दूसरा रा का प्रयोग देखिए, नम्र, क्रम, क्रिया, इस रूप में किया गया है। तीसरा रा का प्रयोग है पर्व, निर्जन, कार्य, सर्व, स्पर्श, सर्फ करते हैं हम लोग प्रयोग ऊपर, जिसको रा
यस मैम। यस मैम। रारेप क्या कहते हैं? रा दूसरा रका रपदेन दो तरह से किया जाता है। एक तो देखिए ऊपर लगा हुआ है नर्म क्रम क्रिया में, और दूसरा है ट्रक ड्राइवर राष्ट्र। देख रहे हो ना, दोनों में दो तरह से है, इसलिए चार तरह से रा का प्रयोग होता है। अब देखिए कभी कभी आप लोग भूल करते हो, रम के साथ अगर हमें छोटा हो बड़ा हो की मात्रा का प्रयोग करना होता है, इसमें अक्सर बच्चे गलत करते हैं। तो शुद्ध रूप से राम में छोटा की मात्रा लगने से किस तरह से लिखा गया है, यहाँ दिखाया भी गया है। रुपया, रुई, गुरु, ये छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है। और बड़ा ऊ की मात्रा जब लगी है तो यहाँ देखिए रू कैसे लिखा गया है, देख रहे हो? रूस, रुमाल, अमरूद, रूप, इस तरह का शब्द लिखे जाते हैं बड़ा की मात्रा लगाते हैं। इसकी पहचान दूसरा आपको यहाँ पर बताया गया है, अनुस्वार व अनुनासिक का अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक आप लोगों ने पढ़ा है, अयोगवाह जिसको हम मानते हैं, अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग को अयोगवाह माना गया है, ठीक है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, पहचान देखिए यहाँ पर। पहला है इसकी पहचान का निशान या चिन्ह। अनुस्वार का होता है बिंदी रखी होती है, पॉइंट केवल, है ना। और अनुनासिक में क्या होता है, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, है ना। इतना तो आप लोग जान ही रहे हो दोनों में। दूसरा है वर्ग का पांचवा अक्षर। पढ़ाते समय बताया गया था, जब वर्ग पढ़ाया जा रहा था, कि पांचवा जो व्यंजन वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है वो अनुस्वार के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे अंगा, ञा, ड़ा, ना, मा, है ना, भा, ये सब पांचवा अक्षर है, इसका जो है अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। और अनुनासिक में देखिए छोटा, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ये जो है ये वे स्वर हैं जिसमें अनुनासिकता आती है, और तब इसमें चंद्रबिंद लगता है। जैसे आंख, चंद्रबिंद लगा हुआ ना, इनसे वाले शब्दों में अगर हम प्रयोग कर रहे होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये ऐसे शब्द का जब हम देखिए, इसका प्रयोग ध्यान दीजिएगा आप लोग, कब होता है, जब हम किसी को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। हाँ, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो चंद्रबिंद लगा के करते हैं ना प्रयोग। चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, आखिर मात्रा होती है वहां ना, ध्यान दीजिए। यस मैम। वही चीज यहाँ बताया गया, चंद्रबिंद लगाते हैं तो यह ज्यादातर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जब स्त्रीलिंग बना रहे होते हैं तब यहाँ पर यूज अपनाया जाता है। तीसरा अंतर क्या है, अनुस्वार इसके उच्चारण में नाक से अधिक हवा निकलती है, जैसे अंक, हंस, रंग, बंदर, पंकज, लंगूर, अंगूर, है ना। और अनुनासिक में क्या होता है, इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। उच्चारण करिए, देखिए, आंख, चांद, गांव, तो नाक से भी हवा निकल रही है, मुंह से भी निकल रही है। और जब हम अनुनासिक करते हैं तो केवल अधिकतर हवा नाक से ही निकलती है, ये अंतर है इसमें। चौथा अंतर देखिए क्या है दोनों में, अनुस्वार जिस वर्ग के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है, और अनुनासिक व्यंजन उसी स्वर पर लगता है जिसके साथ बोला जाता है। जैसे अनुस्वार लगा हुआ अंक, अंक बोल रहे हैं ना,
लेकिन जब आंख बोल रहे हैं तो आंख में उसके साथ ही बोल रही है। अंक बोल रहे हैं तो आंख के बाद हमें न सुनाई दे रहा है, लेकिन जब आंख बोल रहे हैं तो आंख तत्काल हमें सुनाई दे रहा है। चलिए, ये हो गया आपका। अगला क्या है? वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों को अलग अलग करना। अभी आप लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी का नाम है तो हम उसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें से स्वर को अलग निकालते हैं ना। हाँ, जैसे कोमल है तो का में हल चिन्ह लग गया, धन ओ की मात्रा यहाँ लगी हुई है, इसे ओ हमने लिख दिया। फिर धन माँ है तो माँ लिखे, हल चिन्ह लगा के उसमें से आ स्वर को अलग कर दिए। फिर ला है तो ला को लिखे, हल चिन्ह लगाए, उसमें से स्वर अलग करके अलग कर दिए। तो यहाँ ओछी बताई गई है। ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़े हो। तो अब भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब एक क्वेश्चन है आपका। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। अगर आप लोग पेंसिल के बैठे हो, होमवर्क करके भेजना है, भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए तीन सब, इसको छोड़ो। चौथा क्वेश्चन है, साहित्य प्रकारों के नाम उदाहरण सहित बताएं। भाषा की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो भाषा की मुख्य विशेषता अभी अभी आप पढ़े हो, अभी समझाया गया है, समझ में सबके आ गया है ना। यही आपको क्वेश्चन। यस मैम। भाषा की आवश्यकता पड़ती है और आपका ही माइक ऑन क्यों कर दिया आप? तो बेटा ये 2 क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करके भेजना है। नोट कर लीजिए जल्दी से। भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है और भाषा की मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, 2 क्वेश्चन करके भेजना। देखिए, अब आपका एक परियोजना का जो आप लोग करते आए हो, हर चैप्टर में आपके होता है, 6 से ही आप लोग कर रहे हो, पता भी है आपको। आप लोग पिछले साल बनाए थे, कुछ लोगों ने तो दिखाया था हमें, कुछ लोग नहीं दिखाए थे। जो 20 दिन के लिए बीच में स्कूल खुला था तो कुछ ही लोग हमें दिखाए थे। हम उसको देखेंगे, ऐसा नहीं कि स्कूल बंद हो गया तो खुलेगा स्कूल, हमें वो पूरा मिलना चाहिए। पिछले साल वाला भी अब नया आप लोग परियोजना कार्य शुरू कर दीजिए। आपके पास पेज होंगे तो आप बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप पेंडिंग में कर दोगे सारा पेंडिंग जाता रहेगा, फिर नहीं कर पाओगे। और चैप्टर वाइज चैप्टर जब करते रहोगे तो करते ले जाओगे। देखिए, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। कविता आभार का एक कहानी का रूप दें और आप स्वयं को मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत करें। तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? आभार कविता आप पढ़े हो, इसका अर्थ आपको पता है, इसमें कवि ने धन्यवाद दिया है, तो आप कवि की जगह स्वयं को रखो और कविता की जगह कहानी के रूप में उसको लिख दो। अनुराग, समझ में आया? हाँ, कविता को कहानी कैसे बनाया जाएगा? हाँ, प्राची बोली बेटा। यस मैम। कविता को कहानी बनाना सबको आता है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसी हिसाब से हमने कहानी बनाया। यहाँ पे वही करना क्या, कविता आभार को कहानी का रूप दे और फिर आप स्वयं को मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत करें। तो जो कवि ने कहा है, जिसने क्या है कविता, अभी बता रही हूँ आप लोगों को। जिससे पद पर स्नेह मिला उस प्राय का धन्यवाद। तो कवि के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं। मैं इस जीवन के सफर में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है उन सभी को मैं जो है तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस अस्थिर जीवन में पता नहीं
कितने लोगों से मेल हुआ था, कितने लोग हमसे मिले, कितने लोग बिछुड़ गए। हमारे कदम तो सीमित हैं, लेकिन रास्ते जीवन की जो सफर है बहुत लंबा है, तो इसको तय करना हमारे लिए कोई खेल नहीं है। हम इस सफर को तय करके आगे बढ़ रहे हैं, हमारे दाएं बाएं सुख भी हमारे साथ चल रहा है, और सामने हमें प्रसन्नता, हर्ष, यानी हम अपने मन में मतवाले होकर आगे को कदम बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसे समय में जो भी मुझसे स्नेह कर रहा है, जो प्रेम का जो शब्द बोल रहा है, ऐसे राहगीर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है। आ गई समझ में? हाँ, यस मैम। यस मैम। मैम अर्थ स्पष्ट है, बस आपको अपने आधार पर कर देना है। अब तो कोई चीज ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आया हो आप लोगों को। हाँ, नो मैम। नो मैम तो अब सेशन का भी समय समाप्त हो रहा है। तो होमवर्क में क्या क्वेश्चन दिया गया है, सबको याद है? बातें बात है। हाँ, तो यस मैम। नोट पे राइट करके उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन, अगले सेशन में मिलेंगे। गुड बाय मैम। गुड बाय मैम। बाय मैम। गुड बाय एवरीवन।